Assalamualaikum, it's my channel Smart Medical Study. I am Areej Fatima, and in this lecture of therapeutic exercises we will discuss the close reduction of anterior dislocation. First हम देखते हैं कि due to the risk of humerus fracture or injury to the brachial plexus or axillary nerve vessels, अगर इंजरी हो जाए, अगर रिस्क हो अगर इंजरी का ह्यूमरस फ्रैक्चर का या फिर इंजरी टू दी ब्रेंकियल प्लेक्सिस और एक्सिलरी ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग द रिडक्शन, द ऑथर ऑफ दिस बुक रिकमेंड दैट दीज टेक्निक्स सच एज लिवरेज और ट्रैक्शन, ये जो टेक्निक्स हैं, शुड बी अंडरटेकन ओनली बाय समवन स्पेशली ट्रेंड टू द डील विद दिस पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। इस लेक्चर में हम देखेंगे मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन फेज, कंट्रोल मोशन फेज एंड रिटर्न टू फंक्शन फेज। फर्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट इन दी प्रोटेक्शन फेज। प्रोटेक्ट द हीलिंग टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आफ्टर सर्जरी जब टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, उनकी जो है वो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है तो हमने उनको प्रोटेक्ट करना होता है। एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन इज़ रिकमेंडेड फॉर 6 to 8 वीक्स। आपने एक्टिविटी जो है वो नहीं करनी, कितने अर्से तक? 6 to 8 वीक्स तक इन ए यंग पेशेंट। इफ़ ए स्लिंग इज यूज, अगर हम स्लिंग यूज़ कर रहे हैं ओनली फॉर कंट्रोल्ड एक्सरसाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक में हम क्या करेंगे? द पेशेंट आर्म में बी कंटिन्यूसली इमोबलाइज, मतलब आफ्टर सर्जरी जो हमारा फर्स्ट वीक होगा, पेशेंट का आर्म जो है हम क्या करेंगे? उसको इमोबलाइज रखेंगे ताकि हीलिंग हो सके, बिकॉज ऑफ द पेन एंड मसल गार्डनिंग और पेन की वजह से हम पेशेंट के आर्म को क्या करेंगे? इमोबलाइज करेंगे ताकि हीलिंग हो सके, जो कि हीलिंग टिश्यूज़ हैं वो क्या हो सके? उनकी प्रोटेक्शन हो सके। एंड ओल्डर लेस एक्टिव पेशेंट, अगर ओल्डर लेस एक्टिव पेशेंट है, मे रिक्वायर इमोबलाइजेशन ओनली फॉर द 2 वीक्स। पोजिशन ऑफ डिसलोकेशन मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन एक्सरसाइजिंग। जब आपने एक्सरसाइज करनी है, ड्रेसिंग करनी है या और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है पेशेंट ने, तो पोजीशन ऑफ डिसलोकेशन को अवॉइड करना है ताकि रिकरेंट डिसलोकेशन ना हो, बार बार जो है वो डिसलोकेट ना हो जॉइंट। प्रोमोट टिश्यू हेल्थ, आपने टिश्यू की हेल्थ को प्रोमोट करना है। प्रोटेक्टेड रेंज ऑफ मोशन, इंटरमिटेंट मसल सेटिंग ऑफ द रोटेटर कफ, deltoid and bicep brachii muscle, and grade 2 joint mobilization techniques in safe direction are initiated। वो आपने इनिशिएट करवा लेनी है as soon as the patient tolerate them। अगर वो पेशेंट उसे टोलरेट कर सकता है तो आपने क्या करना है? प्रोटेक्टेड रेंज ऑफ मोशन, इंटरमीडिएट मसल सेटिंग एंड द ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन आपने इनिशिएट स्टार्ट करवा देनी है। एक्सटेंशन बियॉन्ड 0 डिग्री इज कंट्रा इंडिकेटेड, ये आपने नहीं करवानी। अब हमारे पास मैनेजमेंट है कंट्रोल मोशन फेज के अंदर। मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज के अंदर आपने जो है वो टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करना है। ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन एंड द प्रोटेक्टेड रेंज ऑफ मोशन मींस के टिश्यूज़ को ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं देनी। अब कंट्रोल मोशन फेज के अंदर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, अगेन पेशेंट कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द जॉइंट एंड डिले फुल रिटर्न टू अनरिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। अगर हम स्लिंग यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट इंक्रीज द टाइम द स्लिंग इज़ ऑफ। स्लिंग इज़ यूज्ड व्हेन द शोल्डर इज टायर्ड, आप तब यूज़ करेंगे जब जो है वो शोल्डर टायर्ड हो जाएगा, और इफ़ द प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स इज़ नीडेड, या उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी तो। इंक्रीज शोल्डर मोबिलिटी, वो हम कैसे करवाएंगे? थ्रू द मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। हम जो है ऑल अप्रोप्रिएट ग्लाइड्स दे सकते हैं एक्सेप्ट द एंटीरियर ग्लाइड। एंटीरियर ग्लाइड इज कंट्राइंडिकेटेड इवन थ्रू एक्सटर्नल रोटेशन इज नेसेसरी फॉर फंक्शनल एलिवेशन ऑफ द ह्यूमरस। फॉर ए सेफ स्ट्रेच टू इंक्रीज द एक्सटर्नल रोटेशन, अगर आपने जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन को इंक्रीज करना है, प्लेस द शोल्डर इन ए रेस्टेड पोजीशन, देन एक्सटर्नली रोटेट द ह्यूमरस। आपने एक्सटर्नली रोटेट करना है बट टू द लिमिट ऑफ इट्स रेंज, एंड अप्लाई द ग्रेड 3 डिस्ट्रैक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द ट्रीटमेंट प्लेन इन द ग्लिनॉइड फोसा। आप ग्रेड 3 की डिस्ट्रैक्शन फोर्स दे सकते हैं परपेंडिकुलर टू द ट्रीटमेंट प्लेन इन दी ग्लिनाइड, स्कैपुला का जो ग्लिनाइड फोसा होता है और ह्यूमरस और स्कैपुलर हेड के दरमियान। पोस्टीरियर जॉइंट स्ट्रक्चर आर पैसिवली स्ट्रेच विद हॉरिजॉन्टल एडक्शन एंड हॉरिजॉन्टल एडक्शन सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ रोटेटर कफ एंड द स्कैपुलर मसल्स। ये हम कैसे करेंगे? बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेटर्स नीड टू बी स्ट्रेंथन एज द हीलिंग। जैसे जैसे हीलिंग हो रही होगी आपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेटर्स को क्या करना है? स्ट्रेंथन करना है।
The internal rotators and adductors must be strong to support the anterior capsule. वे anterior capsule को क्या करते हैं? Support करते हैं. External rotators must be strong to stabilize the humerus against the anterior translating forces and to participate in the deltoid rotator cuff force couple when abduction and laterally rotating the humerus. Scapulothoracic muscles strength is important. अब बता रहे हैं किस मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द नॉर्मल शोल्डर फंक्शन एंड टू मेंटेन द स्कैपुला इन द नॉर्मल अलाइनमेंट. क्योंकि हमारा स्कैपुला के ग्लिनाइड फोसा से हमारा ह्यूमरस का हेड अटैच हो रहा होता है, तो उसका स्कैपुला की नॉर्मल अलाइनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है. फॉलोइंग एक्सरसाइजेज आर इनिशिएटेड. आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज. आइसोमेट्रिक मीन सेम लेंथ. रेजिस्टेंस एक्सरसाइज आप देंगे आइसोमेट्रिक विद द जॉइंट पोजीशन एट द साइड एंड प्रोग्रेस टू वेरियस पेन फ्री पोजीशन. आपने पेन फ्री पोजीशन को मेंटेन करना है विद इन द अवेलेबल रेंजेस. पार्शियल वेट बेयरिंग एंड स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस ये आप स्टार्ट करवा सकते हैं. डायनामिक रेजिस्टेंस लिमिटिंग एक्सटर्नल रोटेशन टू ओनली टू द 50 डिग्री एंड अवॉइडिंग द पोजीशन ऑफ डिसलोकेशन. ये आपने याद रखना है, पोजीशन ऑफ डिसलोकेशन को अवॉइड करना है. एट द थर्ड वीक सुपरवाइज आइसोकाइनेटिक मीन सेम स्पीड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस फॉर द इंटरनल रोटेशन एंड द एडक्शन एट द स्पीड ऑफ 180 degree per second or higher may be used depend upon the patient condition. Position the patient standing with the arm at the side or in a slight flexion and elbow flexed to the 90 degree. Patient perform internal rotation means वो arm को अपनी side की तरफ लेके आएगा, internal rotate करेगा beginning at the zero position with the hand pointing anteriorly and moving across the front of the body. प्रोग्रेस टू पोजिशनिंग दी शोल्डर एट दी 90 डिग्री. आप इसमें प्रोग्रेशन भी कर सकते हैं. शोल्डर को 90 डिग्री पर लाकर 90 डिग्री फ्लेक्शन पर हैव द पेशेंट परफॉर्म द एक्सरसाइज फ्रॉम 0 टू द फुल इंटरनल रोटेशन. डोंट मूव इन द 90 डिग्री एबडक्शन नहीं करवानी है आपने. बाय द 5th वीक ऑल शोल्डर मोशंस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एक्सरसाइजेस ऑन आइसोकाइनेटिक और अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर द पोजीशन ऑफ 90 डिग्री एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन. ये आपने नहीं करवानी. अब हमारा लास्ट फेस है. जैसे जैसे पेशेंट इंप्रूव हो रहा है हम उसकी जो है वो प्रोग्रेशन एक्सरसाइज प्रोग्रेशन को इंक्रीज़ करने हैं. लास्ट अब हमारा मैनेजमेंट फेस है वो हमारा है रिटर्न टू फंक्शन फेस. रिस्टोर फंक्शनल कंट्रोल. अब आपने उसको फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आना है. बैलेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल शोल्डर एंड स्कैपुलर मसल्स. कोऑर्डिनेटेड स्कैपुलोथोरैसिक एंड आर्म मोशन. Endurance for each previously described shoulder stability exercise. जैसे जैसे स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो रही होगी प्रोग्रेस टू द इसेंट्रिक ट्रेनिंग टू द मैक्सिमम लोड इंक्रीजिंग द स्पीड. आपने स्पीड भी आप इंक्रीज कर सकते हैं पेशेंट की प्रोग्रेस को देखते हुए. एंड कंट्रोल ऑफ कंबाइंड मोशंस स्टिमुलेटिंग डिजायर्ड फंक्शनल पैटर्न फॉर एक्टिविटी. रिटर्न टू फुल एक्टिविटी. Patient can return to normal activities when there is no muscle strength imbalance. जब उसके अंदर muscle strength imbalance जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो पेशेंट जो है वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ आ रहा होगा. गुड कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द स्किल मोशंस एंड एप्रीहेंशन टेस्ट इज़ नेगेटिव. एप्रीहेंशन टेस्ट भी नेगेटिव होगा. फुल रिहेबिलिटेशन के लिए आपके पास 2.5 to 4 months जो है वो लग सकते हैं. It is important that the patient learn to recognize the sign of fatigue. पेशेंट को पता हो fatigue का साइन कैसा होता है, impingement क्या होती है, and is educated about how to reduce the exercise load when these signs are noted. पेशेंट को educate करना बहुत ही ज़रूरी है कि उसको कैसे पता चलेगा कि ये साइन ऑफ फैटीग है, impingement साइन है, और वो किस तरह अपने एक्सरसाइज लोड को जो है वो रिड्यूस करे जब ये साइन को देखे वो. Close reduction of posterior dislocation. मैनेजमेंट अप्रोच इज़ द सेम एज फॉर द एंटीरियर. मैनेजमेंट हमारी सेम होगी विद द एक्सेप्शन ऑफ अवॉइडिंग द पोजीशन ऑफ ह्यूमरल फ्लेक्शन विद एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन ड्यूरिंग द एक्यूट एंड हीलिंग फेज. ह्यूमरस फ्लेक्शन विद एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन को क्या करना है, अवॉइड करना है ड्यूरिंग द एक्यूट और हीलिंग फेज में. क्लिनिकल टिप हमारे पास क्या होगी, यूज़ ऑफ स्लिंग इन ए पोस्टीरियर डिसलोकेशन may be uncomfortable. ये हमारे लिए uncomfortable हो सकती है because of the adduction and internally rotated position of the humerus.
क्योंकि ह्यूमरस जो है हमारी इडक्शन में होगी और इंटरनली रोटेटेड होगी, तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन में स्लिंग को यूज़ करना इज़ बीइंग अनकंफर्टेबल, पार्टिकुलरली इफ़ दी स्लिंग एलिवेट दी ह्यूमरस, अगर वो एलिवेट कर रही है ह्यूमरस को। सो दी हेड ट्रांसलेट इन द सुपीरियर एंड द पोस्टीरियर डायरेक्शन। पेशेंट में बी मोर कंफर्टेबल विद द आर्म हैंगिंग फ्रीली, अगर उसका आर्म फ्रीली होगा इन अ डिपेंडेंट पोजिशन वाइल केप्ट इमोबाइल, अगर वो इमोबाइल भी है तो वो ज़्यादा ईजी फील करेगा, ठीक है, अगर उसका आर्म क्या होगा, हैंगिंग फ्री होगा। व्हेन मोबिलाइजेशन इज अलाउड, begin joint mobilization technique using all appropriate glide except the posterior glide, आप posterior glide नहीं देंगे, it is contraindicated। ओके, इफ एडहेजन्स डेवलप, अगर एडहेजन्स डेवलप हो चुके हैं, दैट लिमिट इंटरनल रोटेशन, जो इंटरनल रोटेशन को लिमिट कर रहे हैं, मोबिलिटी कैन बी रीगेन सेफली बाय प्लेसिंग द आर्म इन ए रेस्टिंग पोजीशन, आपने पोजीशन क्या रखनी है, आर्म को रेस्टिंग पोजीशन में रखना है। इंटरनली रोटेटिंग इट टू द लिमिट ऑफ इट, अगर आपने इंटरनली रोटेट भी करना है तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कितनी लिमिट है उसको बेयर करने की, उस अगर वो ज़्यादा प्रोग्रेशन हो रही है तो आपने नहीं करना, डिपेंड ऑन टू द लिमिट ऑफ इट्स रेंज एंड अप्लाई ए ग्रेड 3 डिस्ट्रैक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द ट्रीटमेंट प्लान इन द ग्लेनाइड फोसा। ओके, ये हमने देख लिया आज। नेक्स्ट हम देखेंगे शोल्डर इंस्टेबिलिटी, surgery and post-operative management, and this is the end of my lecture. If you have any question, please comments, and I definitely sure that you enjoy this video. Thank you.